हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, क्विक रिवीजन सीरीज जारी है और आज के इस सेशन में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, बेसिक पॉइंट्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी बात करेंगे और साथ ही साथ इसके साथ हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ऑफलाइन क्लासेस 11th 12th एंड बीकॉम के एकेडमिक वो भी चल रही हैं। कुछ आपको उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पे कॉल करके आप जो भी जानकारी जानना चाहते हो वो आपको मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है दोस्तों? इससे पहले हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट क्या कहता था कि एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। यानी एक अगर हम किसी चीज़ को डेबिट करते हैं किसी अमाउंट के साथ तो सेम अमाउंट के साथ हमें उसको क्रेडिट भी करना है, क्योंकि बिजनेस में दो चीज़ें हैं, गिव एंड टेक, लेना और देना। इसी लेने और देने को, इसी गिव एंड टेक को हम डेबिट या क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। यही डेबिट क्रेडिट का मतलब मैंने आपको यही बताया था, प्लस माइनस गिव एंड टेक। तो वही गिव एंड टेक, वही डेबिट एंड क्रेडिट डुअल एस्पेक्ट है। यानी एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन based on dual aspect concept of accounting. It means every transaction has dual aspect or two aspects, debit and credit. कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब याद रखना आपने ये कि जो भी डेबिट और जो भी हम क्रेडिट करेंगे वो हमेशा इक्वल अमाउंट पे करेंगे, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो उसी डुअल कंसेप्ट पे ये अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड है, जो कहती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कि हमारे जो एसेट्स होते हैं उसका टोटल हमारी कैपिटल और लाइबिलिटीज के बराबर आता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मुझे एक बिजनेस चलाना है जिसके लिए मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है और इसके लिए मेरे पास सिर्फ 4 लाख हैं। इसका मतलब 1 लाख का मुझे कहीं ना कहीं से कुछ कर्ज उठाना पड़ेगा, लोन उठाना पड़ेगा। तो ये टोटल जो मेरे पास 5 लाख आया, 4 लाख मेरा अपना था, 1 लाख का मैंने कर्ज ले लिया, ये पूरा का पूरा 5 लाख मेरे बिजनेस में कहीं ना कहीं लगा हुआ है, किसी ना किसी फॉर्म में लगा हुआ है। किस फॉर्म में लगा हो सकता है कि ये जो 5 लाख है इसमें से 1 लाख मेरे पास कैश हो सकता है कि मेरे पास एक बिल्डिंग हो, ठीक है, एक मेरे पास बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू सपोज करो कि 2 लाख है, और हो सकता है कि उस बिल्डिंग के अंदर मैंने स्टॉक भी रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है, मान लो उसकी वैल्यू भी 2 लाख है। तो इस तरह ये टोटल जो 5 लाख है, ये मेरी 5 लाख कैपिटल लाइबिलिटीज, ये सारा पैसा जो मैंने खुद लगाया, जो मैंने लोन से लिया, कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस में लग चुका है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। तो सपोज करो कि उसमें 1 लाख कैश है, बिल्डिंग है 2 लाख की और 2 लाख का स्टॉक है। तो ये मेरी कैपिटल और लाइबिलिटीज इस तरह से मेरे एसेट्स में इन्वेस्ट हो चुकी हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, बिल्डिंग एंड स्टॉक। तो अब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करें, उसका जो इफेक्ट है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो कुछ इस तरह से होगा कि अल्टीमेटली दोनों साइड्स आपके बराबर आ जाएंगे। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे, गिव एंड टेक होगा, कोई चीज़ आपने खरीदी, कोई चीज़ आपने बेची, किसी से पैसा लिया, किसी को दिया, कोई इनकम हुई, कोई एक्सपेंस हुआ, कोई आपने कर्ज ले लिया, कोई आपने कर्ज चुका दिया, तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके बाद जो नेट रिजल्ट आएगा अल्टीमेटली वो इन दोनों साइड्स को बराबर करेगा। वो हम आगे अभी डिस्कस भी करेंगे। क्लियर हो गया? तो एसेट्स क्या है? इज इक्वल, एसेट्स का टोटल किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। यानी जो हमारी कैपिटल लाइबिलिटीज है वही हमारा क्या होगा? एसेट होगा। इसको थोड़ा सा अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो समझिए। सपोज करो कि ये आपकी एक बैलेंस शीट है, ठीक है, और आप सबको पता है कि बैलेंस शीट में, ये अगर बैलेंस शीट है तो ये साइड होती है लाइबिलिटी साइड, ये होती है एसेट, और लाइबिलिटीज़ में हम कैपिटल और अदर लाइबिलिटीज़ में इसको बांट देंगे, और यहाँ पे आपके हमेशा क्या होते हैं? एसेट्स। तो जो भी एसेट्स हैं, कैश है, बिल्डिंग है, कोई भी एसेट है, स्टॉक है, आपको पता है बैलेंस शीट का दोनों साइड्स हमेशा बराबर होती हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि कैश मेरे पास, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, 1 लाख का है, बिल्डिंग मेरे पास 2 लाख की है, स्टॉक मेरे पास 3 लाख का है, 2 लाख का है,
तो कुल मिला के ये मेरा एसेट्स 5 लाख के हैं, और यहाँ से मेरी कैपिटल 4 लाख की है और मेरी लाइबिलिटीज़ 1 लाख की हैं, तो ये 5 लाख है। क्लियर हो गया। अब मैंने कहा जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, या फिर ये दोनों बराबर होंगी। सपोज करो आपने एक लोन ले लिया, आपको और लोन की जरूरत पड़ी, आपने एक 50,000 का लोन और ले लिया, इसका मतलब आपकी जो लाइबिलिटीज हैं यहाँ पर वो 50,000 और बढ़ जाएंगी। क्लियर है। अब आपने जो लोन लिया वो कैसे लिया होगा भाई, आपने कैश लिया होगा, तो या फिर हो सकता है कि लोन नहीं भी लिया, आपने कोई चीज़ खरीद ली होगी उधार में, तो जैसे आपकी एक लाइबिलिटी बढ़ी वैसे ही अगर आपका वो लोन है कैश में, आपका कैश यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा, 50,000। अगर आपने कोई एसेट खरीदा, मान लो गुड्स खरीदी, तो अगेन हमारी लाइबिलिटी यहाँ, सपोज गुड्स खरीदी 20,000 की लाइबिलिटी यहाँ बढ़ गई, लाइबिलिटी कर्ज बढ़ गया, और हमारे पास गुड्स है मतलब स्टॉक भी आपका 20,000 बढ़ गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब हम कोई अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करते हैं और जब कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे एसेट्स का टोटल हमेशा हमारी कैपिटल लाइबिलिटीज के बराबर आएगा। ठीक है, तो एसेट्स क्या है, अब जरा इसको समझ लो। एसेट्स क्या है, एसेट्स हो गया आपके पास जो टोटल रिसोर्सेज हैं, जो एक बिजनेस की टोटल में प्रॉपर्टी है वो आपके एसेट्स हैं। कैपिटल क्या है, जो पैसा आपने खुद लगाया, और लाइबिलिटीज क्या है, आपके ऊपर जो कर्ज है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे एसेट्स 5 लाख के टोटल हैं, इसमें 4 लाख मैंने खुद लगा रखा है और 1 लाख का मैंने सपोज करो कर्ज ले रखा है, तो ये दोनों से बराबर है। अच्छा, मेरी कैपिटल कितनी है, 4 लाख। कैपिटल क्या होगा, जो मेरा खुद का पैसा है। कैसे निकलेगी, आप ऐसे भी कर सकते हो। कैपिटल किसके बराबर है, अगर आप एसेट्स, कितने के एसेट्स हैं, 5 लाख, अगर आप अपने एसेट्स में से अपना कर्ज यानी लाइबिलिटीज निकाल दो तो आपकी कैपिटल आ जाएगी। 5 लाख में से 1 लाख माइनस किया, कितना आ गया, 4 लाख। अच्छा, अगर आपको लाइबिलिटीज निकालने के आपके ऊपर कर्ज कितना है, भाई आप ऐसा करो कि जो टोटल एसेट्स हैं उसमें से उस टोटल एसेट्स में से आप अपना कैपिटल निकाल दो। कितनी कैपिटल थी, 4 लाख की, अगर आप वो निकाल देते हो अगेन आपकी लाइबिलिटीज कितनी आती हैं, 1 लाख रुपए। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब इसके ऊपर पहला एमसीक्यू, इसके ऊपर फर्स्ट एमसीक्यू, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, आपको पूछा जा सकता है कि आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी, पूछा जा सकता है विच वन इज रॉन्ग, विच वन इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी है जो इनकरेक्ट है। तो कौन सी इनकरेक्ट है, जो मैंने अभी लास्ट वाली लिखी कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, बिल्कुल नहीं। कैपिटल का टोटल आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज के बराबर नहीं होता। अभी आपने देखा, मैंने एग्जांपल में करवाया था कि 5 लाख के एसेट्स और 1 लाख की लाइबिलिटी, कुल मिला के 6 लाख, जबकि आपकी कैपिटल 6 लाख नहीं थी, कितनी थी, 4 लाख। तो इस तरह का ये पहला एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शंस देंगे, उसमें से हो सकता है कि एक पूछें इसमें से कौन सी करेक्ट है, या फिर पूछे इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है। जैसे इस क्वेश्चन में इसमें पूछा इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है, तो हम कहेंगे भाई इसमें डी पार्ट इसका जो है वो गलत है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज नहीं होते। अब हमारी जो भी ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ट्रांजैक्शन फ्रॉम द अकाउंटिंग इक्वेशन व्यू पॉइंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हम ट्रांजैक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग 2 आइटम्स, ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। ऐसी ट्रांजैक्शन जो सिर्फ 2 आइटम्स को इफेक्ट करेंगी और ऐसी ट्रांजैक्शन जो 2 से ज़्यादा आइटम्स को इफेक्ट करेंगी। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शंस इफेक्टिंग 2 आइटम्स, ऐसी ट्रांजैक्शन जो 2 आइटम्स को इफेक्ट करेंगी। ठीक है, चलिए जी थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखा दूं। ठीक है, ये मान लो मेरी एक अकाउंटिंग इक्वेशन है। एसेट्स में सपोज करो कि मेरे पास कैश और स्टॉक है, और यहाँ पर मेरी कैपिटल और लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, ये मान लो मेरे एसेट्स हैं। आप जितने मर्जी कॉलम बना सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कैश, स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितने मर्जी बनाओ। मैं अपने अभी सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे सिर्फ ये 2 कॉलम बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एसेट है, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन आ गई। अब इसमें लिखा ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग 2 आइटम, जो सिर्फ 2 आइटम्स को इफेक्ट करेंगी। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, एसेट की इंक्रीज और एसेट की डिक्रीज कैसे होगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज करो कि कैश मेरे पास 2 लाख है और 1 लाख का मेरे पास पहले से स्टॉक है। ये वैल्यू फिगर मैं अपने खुद से ले रहा हूं, और मान लो आपकी जो कैपिटल है वो 3 लाख की है। ठीक है,
आपकी कैपिटल कितनी है 3 लाख की। ये मैं खुद से अपने से मैंने लिख दिया, ठीक है, कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस, और बिजनेस स्टार्ट करते वक्त मैंने 2 लाख का कैश 1 लाख का स्टॉक लगा दिया, यानी कुल कैपिटल 3 लाख। अब इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन एसेट, एक एसेट इंक्रीज एक डिक्रीज। फॉर एग्जांपल मैं कहूं परचेज गुड्स फॉर कैश, मैंने कैश में 50,000 की गुड्स खरीदी, तो किसकी बात हो रही है, एक गुड्स और दूसरी किसकी, कैश की। गुड्स में यानी स्टॉक की बात हो रही है। तो मैंने गुड्स खरीदी। अब देखिए स्टॉक हमारा, जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो अल्टीमेटली जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसका स्टॉक बढ़ेगा। मैंने क्या खरीदा, गुड्स खरीदी, तो गुड्स खरीदी, गुड्स का स्टॉक मेरे पास बढ़ जाएगा। भाई जो बढ़ जाएगा उसको ऐड कर लो, कितने की गुड्स खरीदी, 50,000 की। अगर मेरा स्टॉक इंक्रीज हुआ तो मैंने खरीदा किसके बदले में, कैश के बदले में, इसका मतलब मेरा कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मैं इसमें से 50,000 माइनस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे परचेज गुड्स लिखना है, लेकिन खैर आपको तो ये पूरा फॉर्मूला बनाना नहीं है, सिर्फ ये समझो। आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि लिख देंगे परचेज गुड फॉर कैश, विच वन इज इंक्रीज विच वन इज डिक्रीज, कौन सा इंक्रीज होगा कौन सा डिक्रीज, वो आपको आंसर देना है। तो खैर अभी हम बात कर रहे थे परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर मैंने गुड्स खरीदी तो गुड्स का स्टॉक मेरे पास बढ़ जाएगा, मैंने प्लस कर लिया, कैश मेरे पास कम हो जाएगा, मैंने माइनस कर दिया। अब ये एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसने 2 आइटम को इफेक्ट किया। कौन सी 2 आइटम, कैश और स्टॉक। उसके बाद करने के बाद अगर आप टोटल देखोगे तो 2 लाख में से 50,000 कम हो गए तो 1,50,000, यहाँ पे 50,000 जुड़ गया तो 1,50,000, ये कितना दिख रहा है टोटल 3 लाख। और ये भी आपकी साइड कितनी, इसमें नो चेंज है तो ये 3 लाख ही आपका ऊपर वाला बैलेंस नीचे लिख देना है। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग 2 आइटम्स। 2 आइटम को इफेक्ट किया, क्या हुआ, इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन एसेट। एक एसेट मेरा इंक्रीज हो गया और एक एसेट मेरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये इसकी एक एग्जांपल थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी, कि एसेट की भी इंक्रीज और लाइबिलिटी की भी इंक्रीज, दोनों इंक्रीज हो रही है। वो कैसे होगा, चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये आपका फिर से कैश प्लस स्टॉक, ठीक है, और यहाँ पर आपका कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। आपका कैश, वही एग्जांपल मान के चलता हूँ कि 2 लाख मान लो आपका कैश है, अब 1 लाख का स्टॉक है, ठीक है, और आपकी कैपिटल सपोज करो 3 लाख है। ये स्टार्टिंग से मेरे पास फिगर्स थी, दोनों से बराबर है। इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी, कैसे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मैंने 50,000 की गुड्स को उधार पे खरीदा। अब अगेन यहां 2 चीजों की बात हो रही है, गुड्स और क्रेडिट। गुड्स में यानी स्टॉक। तो मैंने क्या खरीदा, गुड्स खरीदी। भाई गुड्स खरीदी तो इसका मतलब स्टॉक मेरा बढ़ जाएगा, बढ़ गया तो मैंने यहां ऐड कर लेना है। लेकिन मैंने गुड्स खरीदी कैसे, मैंने गुड्स खरीदी क्रेडिट मतलब उधार पे, उधार मतलब लाइबिलिटी। तो अगर ये गुड्स मैंने कैश में खरीदी होती तो मैं कैश माइनस कर देता ही, लेकिन यहां पर मैंने उधार लिया है, इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। जितनी मेरी गुड्स बढ़ी उतनी ही मेरा कर्ज बढ़ गया, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो यही था इंक्रीज इन एसेट, एसेट की भी इंक्रीज है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी और लाइबिलिटी की भी इंक्रीज है। अब अगर आप इसका टोटल करके देखो, ये 2 लाख, ठीक है, ज़्यादा हो गया 1 0, चलो इसको काट दो, प्लस 1,50,000 इजिकल टू 3 लाख प्लस 50,000। अब देखो दोनों साइड बराबर है, 3,50,000 और 3,50,000। तो इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लाइबिलिटी, एसेट की भी डिक्रीज लाइबिलिटी की भी डिक्रीज। अगेन वैसा ही एक बना लेते हैं, कैश प्लस स्टॉक और यहाँ पर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। स्टार्ट से ले लेते हैं कि मान लो 2 लाख का कैश और 3 लाख का आपके पास स्टॉक है, कुल 5 लाख हैं। मान लो 4 लाख की कैपिटल और 1 लाख की लाइबिलिटी। ये फिगर्स मैं खुद से डाल रहा हूँ, स्टार्ट के लिए कुछ फिगर्स तो चाहिए, ये फिगर्स मैं खुद से डाल रहा हूँ, दोनों साइड बराबर दिखा रहा हूँ। अब डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लाइबिलिटी, एसेट्स में भी डिक्रीज और लाइबिलिटी में भी डिक्रीज। सपोज करो पेड टू क्रेडिटर, मैंने क्रेडिटर को 40,000 रुपया पे कर दिया। अब अगेन यहां किस किस की बात हो रही है, बात हो रही है यहां पर अगेन कैश की, जरूरी नहीं कि कैश लिखा मिले आपको, 40,000 कैश ही है, और एक लाइबिलिटी की बात हो रही है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, जब मैं किसी लाइबिलिटी को, क्रेडिटर हो गया मेरी जो लाइबिलिटी है जिसको मैंने पैसा देना है, जब मैं कोई लाइबिलिटी पे करूंगा मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी,
तो जब आपने कोई कर्ज चुका दिया तो आपका कर्ज कम हो जाएगा, तो मैं अपनी लाइबिलिटी कम कर लूंगा। कितना कर्ज कम हो गया मेरा? 40,000। लेकिन कर्ज कम कैसे हुआ? बदले में मैंने क्या दिया? कैश दे दिया, तो मेरा कैश भी 40,000 कम हो गया, बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं है। तो ये दोनों कम हो गए। मेरे पास कैश बचा 1,60,000 और 3 लाख का स्टॉक वैसे ही पड़ा रहा, और यहाँ पर 4 लाख प्लस 60,000, तो ये हो गया 4,60,000, और यहाँ पर का टोटल भी देखो आपको 4,60,000 ही दिखेगा। तो डिक्रीज इन एसेट, एसेट की भी डिक्रीज इन लाइबिलिटी की भी डिक्रीज। तो आपको ये पूरा तामझाम बनाना नहीं है, आपको सिंपल इतना क्वेश्चन आ सकता है कि पे टू क्रेडिटर विच वन विल डिक्रीज, विच वन विल इंक्रीज, इस तरह से आ सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल। एसेट्स की भी इंक्रीज, कैपिटल की भी इंक्रीज। चलिए जी फिर से बना लेते हैं ये तामझाम। आपके पास कैश, स्टॉक और जितने आप बनाना चाहो बना सकते हो, मैं तो एग्जांपल के तौर पे 2 ही बना रहा हूं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब मान लो यहां आ गया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मान लो 1 लाख, एंड स्टॉक मान लो 3 लाख। मैंने कैश और स्टॉक से बिजनेस को शुरू किया। ठीक है, तो कैश मैंने कितना लगाया? 1 लाख। स्टॉक मैंने कितने का लगाया? 3 लाख का। तो मैंने आपको पहले ही कहा था जो पैसा हम किसी बिजनेस को शुरू करने में लगाएं या रिसोर्सेज किसी बिजनेस को शुरू करने में लगाएं, वो हमारी क्या है? कैपिटल है। तो जो कैश और स्टॉक मैंने लगाया वही मेरी क्या है? कैपिटल। तो क्या था हमारा? इंक्रीज इन एसेट्स, तो हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए, कैश 1 लाख, स्टॉक 1 लाख। इंक्रीज इन कैपिटल, और हमारी कैपिटल भी क्या हो गई? पहले कुछ नहीं थी, अब कितनी हो गई? 4 लाख। आई होप ये भी आपको क्लियर है। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड, मुझे कमीशन मिली, कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन रिसीव हुई, अगेन मेरा कैश बढ़ जाएगा। मान लो 20,000 की कमीशन रिसीव हुई, 20,000 मेरा कैश बढ़ जाएगा और 20,000 मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, कैपिटल कैसे बढ़ी। देखो अभी तक आपने जितनी चीज़ें देखी, कैश में, स्टॉक में मैंने चेंजेस की, कभी प्लस किया, कभी माइनस किया, सेम लाइबिलिटी में भी किया, लाइबिलिटी बढ़ी, फिर मैंने पेमेंट कर दी, घटी। लेकिन अभी तक आपने देखा कि कैपिटल में मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं की। तो वो पहले मैं आपको सिखा दूं कि कैपिटल कब बढ़ती है और कब घटती है। कैपिटल, आपकी कैपिटल बढ़ेगी कब और घटेगी कब, यानी प्लस कब होगी, प्लस यानी बढ़ेगी कब, और माइनस कब होगी, यानी घटेगी कब। तो बढ़ेगी कब, तो उसकी बात करते हैं जब हम एडिशनल कैपिटल लगाएं। जब हम क्या करेंगे? एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। और कब बढ़ सकती है? जब हमें कोई इनकम हो या हमें कोई प्रॉफिट हो। घटेगी कब? इसका उलट, एडिशनल कैपिटल लगाई तो कैपिटल बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ड्राइंग्स की फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, चाहे वो स्टॉक की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी एसेट की फॉर्म में हो, जब भी ड्राइंग्स होंगी कैपिटल माइनस हो जाएगी। इनकम की जगह अगर कोई एक्सपेंस होंगे, खर्चे होंगे, तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। प्रॉफिट की जगह अगर हमें लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। ये पॉइंट नोट कर लेना कि कैपिटल कब बढ़ती है और कब कम होती है। तो एडिशनल कैपिटल, इनकम और प्रॉफिट की वजह से हमारी कैपिटल बढ़ती है, हम ऐड करेंगे, और ड्राइंग्स, एक्सपेंस और लॉस की वजह से हमारी कैपिटल कम होती है, हम माइनस कर देंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, कैश और स्टॉक ले रहा हूं, यहां पर कैपिटल और लाइबिलिटीज ले रहा हूं। ठीक है, तो मान लो कि 2 लाख का आपका कैश और 2 लाख का आपका स्टॉक था, और इज इक्वल टू 3 लाख की आपकी कैपिटल प्लस 1 लाख की आपकी लाइबिलिटीज थी। ठीक है, अब पहले एक्सपेंस की बात करते हैं। मान लो मैंने रेंट पे किया, रेंट पेड। सपोज करो कि मैंने 20,000 का रेंट पे कर दिया। अब किसी भी सर्विस के बदले में जो आप पेमेंट करते हो वो आपका एक्सपेंस है। रेंट पे किया तो मैंने कहा जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपकी किस में से माइनस होंगे? कैपिटल में से। तो आपकी कैपिटल 20,000 कम हो जाएगी और इतना ही आपका कैश भी कम हो जाएगा, क्योंकि देखो कैपिटल किससे बनी हुई है? इन दो को मिला के ही बनी है। तो जब भी आप कोई एक्सपेंस पे करोगे, दिमाग में एक चीज़ बसा लो कि जब भी कोई आप एक्सपेंस पे करोगे उसका एक इफेक्ट कैपिटल पे आने वाला है
वो आना ही आना है। और दूसरा कैश पेमेंट की तो कैश पे आ जाएगा, चेक से पेमेंट की तो बैंक पे आ जाएगा। तो यहाँ कैश पेमेंट हो रही है तो मैं 20,000 यहाँ से माइनस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद टोटल करके देख लो। या फिर मान लो इसी तरह अगर आपने सैलरी पे की, सैलरी पेड, ये भी एक्सपेंस है, सपोज करो 10,000 सैलरी पे की, अगेन इसी में से कैश में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 10,000। तो कोई भी एक्सपेंस है जब आप उसकी पेमेंट करोगे वो आपका कैश में से भी कम होगा और कैपिटल में से भी कम होगा। क्लियर है। अब आते हैं इनकम्स पे, कि अगर इसकी जगह इनकम्स हों, मैं इसको हटा देता हूं, बाकी चीजें हम सेम रहने देते हैं। अब इनकम की बात करें, मान लो इंटरेस्ट रिसीव्ड, मुझे कोई इंटरेस्ट मिला, मैंने कोई पैसा कर्ज पे दिया था, लोन दिया था किसी को, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिला, तो ये मेरी इनकम है। तो अगेन एक्सपेंसेस कैपिटल में से माइनस कर देते हैं लेकिन इनकम्स कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो सपोज करो 10,000 मुझे इंटरेस्ट मिला, मेरी कैपिटल बढ़ेगी और साथ साथ मेरा क्या बढ़ेगा, कैश का बैलेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कोई भी, मान लो कमीशन मिली है आपको, आप कमीशन रिसीव कर रहे हो, उस केस में भी आपका कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। सपोज 20,000 है, इसी तरह आपकी कैपिटल भी प्लस 20,000 बढ़ जाएगी। तो यही मैंने आपको बताया कि कैपिटल में आपने क्या क्या चीजें प्लस करनी है, क्या क्या माइनस, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनकम्स, प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल ये सब ऐड कर देना है, और लॉसेस, एक्सपेंसेस या ड्राइंग्स ये आपने माइनस कर देना है, ये आप अपने दिमाग में रखो। चलिए जो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट। कैपिटल की डिक्रीज और एसेट की डिक्रीज कब होगी, एग्जांपल से समझते हैं। कैश, स्टॉक और यहां पे कैपिटल और लायबिलिटीज, ठीक है। चलिए फिर से मैं वही कहानी ले लेता हूं, फिगर चेंज कर देता हूं, बोर हो गए हो अब आप। 3 लाख प्लस 2 लाख कर देता हूं, ठीक है, और यहां पे 4 लाख और यहां पे 1 लाख की लायबिलिटी कर देता हूं, ठीक है। अब अगर ये आ जाए विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, कि ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया 50,000, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि कैपिटल में क्या चीज प्लस करनी है, क्या माइनस। एडिशनल कैपिटल अगर कोई पार्टनर कोई ओनर लगाता है, एडिशनल कैपिटल और पैसा लगाता है तो वो तो ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल में से उसने कुछ पैसा वापस निकाल लिया, जिसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स फॉर पर्सनल यूज, तो आपकी कैपिटल माइनस करनी पड़ेगी, कितनी, 50,000। एक तो कैपिटल कम हो जाएगी, निकाला क्या उसने, कैश, इसका मतलब आपका कैश का बैलेंस भी 50,000 कम हो जाएगा। तो क्या था, डिक्रीज इन कैपिटल और डिक्रीज इन एसेट, एसेट की भी डिक्रीज और कैपिटल की भी डिक्रीज। क्लियर हो गया। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन अदर लायबिलिटी। एक लायबिलिटी का कम हो जाना, एक लायबिलिटी का बढ़ जाना। एग्जाम्पल के साथ कैश, स्टॉक और यहां पर कैपिटल और लायबिलिटी, ठीक है। अगेन वही कहानी ले लेते हैं। 3 लाख का मान लो कैश है, 2 लाख का स्टॉक है, 4 लाख की एक कैपिटल है, 1 लाख की आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। इन डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। सपोज करो borrowed a loan, borrowed rupees पढ़ाते हैं, borrowed rupees 1 lakh to pay the other loan of 1 lakh। मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया और लेके दूसरा लोन वापस कर दिया। अब जैसे मान लो मेरे ऊपर एक ये लायबिलिटी थी 1 लाख रुपए की, मैंने क्या किया, किसी से पैसा लिया कि 1 लाख उधार दे दे, और वो 1 लाख रुपए मैंने, जिसका मैंने पहले पैसा देना था, उसको पे कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने एक लायबिलिटी ली, किसी से बारो किया ना 1 लाख, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। लेकिन इस पैसे का मैंने क्या किया, अल्टीमेटली मैंने इसको वापस कर दिया, तो एट द सेम टाइम मेरी एक लायबिलिटी कम भी हो गई। क्लियर हो गया। तो एक लोन था, मेरे ऊपर एक लायबिलिटी थी, मैंने क्या किया, किसी से लोन ले लिया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। लेकिन ये 1 लाख मैंने क्या किया, इस लोन को पे करने में लगा दिया, तो नेट में मेरी लायबिलिटी 1 लाख ही रही। तो इसी को कहते हैं डिक्रीज इन लायबिलिटी। मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हुई, क्यों, क्योंकि मैंने इसका लोन दे दिया। और इंक्रीज इन अदर लायबिलिटी, एक लायबिलिटी और बढ़ गई, क्यों, इस लोन को चुकाने के लिए मैंने एक और लोन ले लिया था। तो ये हो गया डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी।
नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शंस इफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। ट्रांजैक्शंस इफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स, वो कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो 2 से ज्यादा आइटम को इफेक्ट करेंगी। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। कैश प्लस स्टॉक इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अभी तक आपने जितनी ट्रांजैक्शन देखी आपने देखा कि 2 जगह एडजस्टमेंट हो रही थी, कहीं पे प्लस हो रही थी या माइनस हो रही थी, लेकिन कहीं पे भी एडजस्टमेंट हो रही थी 2 जगहों पे हो रही थी। अब 2 से ज़्यादा जगहों पे एडजस्टमेंट होंगी। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे यही ले लेते हैं कि 3 लाख का आपके पास कैश है, 2 लाख का आपका स्टॉक है, 4 लाख की आपकी कैपिटल है, 1 लाख की आपकी लायबिलिटी है। आप समझो इसको, जो 1 से ज़्यादा अकाउंट को इफेक्ट करेंगी। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर 60,000 फॉर कैश। मैंने 50,000 की गुड्स को 60,000 में बेचा। अब देखो इसमें 2 से ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट हो रही है। सबसे पहले हम किसकी बात करें, गुड्स की। तो एक जो इफेक्ट आएगा स्टॉक पे आएगा, दूसरा मेरे पास कैश आया उस पर भी आएगा, तीसरा एंड मोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तो आप पहले भी समझ चुके हो, 50,000 की गुड्स मैंने कितने में बेची, 60,000 में। यानी 50,000 की चीज़ अगर मैं 60,000 में बेच रहा हूँ, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट मैं कहाँ दिखाऊंगा, प्रॉफिट हमेशा कहाँ दिखाया जाता है, कैपिटल में ऐड किया जाता है। तो अब आपको ये जो स्टेटमेंट दी है इसकी एडजस्टमेंट 3 जगह पे करनी है, स्टॉक, कैश और कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल में हम क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट तो दिख ही रहा है, 50,000 की चीज़ अगर आपने 60,000 में बेची तो आपका प्रॉफिट हुआ 10,000 का, और प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड हो जाते हैं। प्रॉफिट का किस्सा हो गया ख़त्म। अब आते हैं कैश। आपके पास कैश कितना आया, 50,000 की चीज़ आपने 60,000 में बेची। ठीक है, तो जितने में बेची आपके पास उतना ही कैश आएगा। तो कैश कितना आया, 60,000। कैश का किस्सा भी ख़त्म। अब आते हैं स्टॉक पे। स्टॉक हमें कितना माइनस करना है, क्योंकि देखो अगर आपने स्टॉक बेचा तो इसका मतलब स्टॉक आपका कम हुआ, लेकिन कौन सी वैल्यू, 50,000 या 60,000। याद रखना स्टॉक में से माइनस हमेशा उसकी कॉस्ट करते हैं, ये याद रखना। क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट, चाहे वो प्रॉफिट पे बेचें चाहे लॉस पे। तो कॉस्ट इसकी क्या थी, 50,000। तो मैं यहाँ कितना माइनस करूंगा, 50,000। तो ट्रांजैक्शंस इफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स, देखो 1 2 3 आइटम्स को इसने इफेक्ट किया। तो ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें 2 से ज़्यादा आइटम इफेक्ट होती हैं। तो अगर आप इसका टोटल करके देखो, ये 3,60,000, ये कितना आ गया, 1,50,000। 3,60,000 और 1,50,000 कितना हो गया, 5,10,000। ये कितना हो गया, 4,10,000। और ये 1,00,000 का सेम ही रहेगा, 5,10,000, दोनों साइड्स सेम। या अब चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर 40,000। अब मैंने 50,000 की गुड्स को कितने में बेचा, 50,000 की गुड्स को मैंने बेचा 40,000 में। अगेन किस किस पे इफेक्ट आने वाला है, स्टॉक, कैश और कैपिटल। अब सबसे पहले 50,000 की चीज़ 40,000 में बेची, इसका मतलब मुझे लॉस हुआ तो मैं कैपिटल में से माइनस कर दूंगा। कैपिटल का किस्सा खत्म। कैश मेरे पास कितना आया, 50 की चीज़ मैंने 40 में बेची, तो मेरे पास अल्टीमेटली 40,000 ही कैश आया तो कैश बढ़ गया मेरा। और स्टॉक, क्योंकि बेचा तो स्टॉक कम हो जाएगा, तो स्टॉक में से हमेशा उसकी क्या माइनस करनी है, कॉस्ट। और कॉस्ट कितनी थी, 50,000। अब इसका टोटल अगर आप करके देखोगे तो ये हो गया आपका 4 लाख, ये हो गया आपका 1 लाख, कुल हो गया 5 लाख। यहाँ पे ये 4 लाख, 10,000 कम हो गया ये, और 1 लाख, ये भी हो गया 5 लाख, दोनों साइड्स आपकी सेम। ठीक है, तो आज हम इतना ही इसका सेशन रखते हैं। कोई डाउट होगा वो आप आज कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि कल एक और सेशन आने वाला है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना। कल के सेशन में अभी इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड इनकम्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकी ट्रीटमेंट क्या है, और फिर साथ में कुछ MCQs। ये सारा हम करेंगे कल के सेशन में। आज के सेशन में आपको कोई भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो। प्रैक्टिकल पार्ट भी इसका करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस टॉपिक से ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल पार्ट आए, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकल। तो आपको इसका प्रैक्टिकल पार्ट को भी थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। तो आज के सेशन में इतना ही।
कोई भी आपको किसी ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। कल जब मैं नया सेशन लेके आऊँगा तो इसमें बाकी बचा हुआ प्लस आपकी जो क्वेरीज होंगी वो हम कल करेंगे। और बहुत जल्द एक लाइव लेक्चर भी मैं लेके आने वाला हूँ, विद इन डेज़ में अब अनाउंस कर दूंगा। नेक्स्ट वीक तो आएगा 100%। तो उसमें हम एक टेस्ट करेंगे, मैं आपको पहले से बता दूंगा कि कितने टॉपिक मैं उस टेस्ट में डालूंगा। तो हम उस दिन हम वो टेस्ट सब मिलके देंगे और देखेंगे आपका कि आपने कितना स्कोर किया है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।